हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में जो सहायक परिचालक यानी असिस्टेंट ऑपरेटर की भर्ती निकली है, जिसका फॉर्म भरा जा रहा है। ठीक है, तो उस भर्ती के बारे में बात करेंगे। उस भर्ती में कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या करना है, उसके कितने चरण हैं, उसका पूरा विज्ञापन हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या क्या बताया गया है। देखिए, ये विज्ञापन 6 जनवरी 2022 को निकाला गया था। इसमें पूरा लिखा हुआ है कि असिस्टेंट ऑपरेटर कितने पद हैं कुल मिला के। देखिए, लेवल 4 है, यानी कांस्टेबल से आप लोग ऊपर रहेंगे, यानी हेड कांस्टेबल का जो लेवल होता है, यानी लेवल 4 25,500 से 81,100 लेवल 4 पे मैट्रिक्स है इसका। अब बात करते हैं पदों की संख्या की, तो अनरिजर्व यानी जनरल की पदों की संख्या 552 है, ईडब्ल्यूएस की 137 है, ओबीसी की है 370 और एससी की है 288 और एसटी की है 27। तो टोटल 1374 पोस्ट हैं। अब इसमें देखिए, सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले सापेक्ष हॉरिजॉन्टल आरक्षण, यानी स्वतंत्रता सेनानी और भूतपूर्व सैनिक और महिलाओं की पदों की संख्या कितनी है। तो स्वतंत्रता सेनानी के जो आश्रित हैं, यानी डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर, उनके पदों की संख्या 27 है। जो एक्स सर्विसमैन है यानी भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके पदों की संख्या 68 है। और जो महिला हैं उनके पदों की संख्या 274 है। देखिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 2%, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5% और महिलाओं के लिए 20% का क्षेत्रीय आरक्षण उत्तर प्रदेश के शासन द्वारा, मतलब हाई कोर्ट ने इसका आदेश दिया था कि इतना होना चाहिए, तो उतना अभी चल रहा है। 20% महिलाओं के लिए और 2% डीएफएफ यानी डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर और 5% भूतपूर्व सैनिकों के लिए। देखिए, आवेदन की समय सारणी क्या दी हुई है कि पंजीकरण आरंभ होने की तिथि 20 जनवरी से जो है वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और 28 फरवरी तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, इस भर्ती के लिए सभी श्रेणियों के लिए 400 रुपये आवेदन शुल्क है, किसी को कोई छूट नहीं दी गई होगी। अर्हताएँ क्या है? अर्हता ये है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। शैक्षिक अर्हता क्या है कि आप भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी बोर्ड से, मतलब पूरे इंडिया के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल यूपी वाले भरेंगे, पूरे इंडिया के लोग कहीं से भी कोई फॉर्म भर सकता है। तो विधि द्वारा स्थापित किसी भी बोर्ड से, यानी चाहे स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई हो, कोई बोर्ड हो, भौतिकी एवं गणित विषयों में इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। यानी आपका साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। साइंस स्ट्रीम में भी पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बायोलॉजी वाले इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ठीक, और अपीयर्ड वाले नहीं भर पाएंगे। ये आप ध्यान दीजिएगा, एकदम साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवेदन की अंतिम तिथि से, देखिए अपीयर्ड वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे, यहाँ पहले लिखा है। वही लोग फॉर्म भर सकते हैं कि जो 28/2/2022 यानी 28 फरवरी तक के पहले पहले जो लोग पास हो चुके हैं, वही इस फॉर्म को भर पाएंगे। और उसके बाद आगे बात करते हैं, आगे क्या है। ठीक है, भारत के नागरिक होने चाहिए, शैक्षिक अर्हता ये है, और बीएड वाले नहीं भर पाएंगे। और देखिए, जब कभी कभी क्या होता है कि दो अभ्यर्थी कोई एक बराबर नंबर पा जाते हैं, तो जिसके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट होगा उसको वरीयता दी जाएगी, या जिसके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट होगा उसको वरीयता दी जाएगी। और उम्र कहाँ से लिया जा रहा है, देखिए एज क्या है, एज क्राइटेरिया। तो 1 जुलाई 2022 को आप 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों और 22 वर्ष से अधिक की आयु ना हो। इसका मतलब 1 जुलाई सन 2000 से 1 जुलाई सन 2004 के बीच के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर इससे किसी का कम एज है या किसी का ज़्यादा है तो वो लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। किंतु कुछ लोगों को, जैसे अनुसूचित जाति हो गया, अनुसूचित जनजाति हो गया और अन्य श्रेणियों को आयु सीमा में छूट दी जाती है। और देखिए, पुलिस केस आपके पास कोई नहीं होना चाहिए। कोई भी पुलिस का केस चलेगा, एफआईआर आपके हुआ वो तो चल सकता है, लेकिन एफआईआर जो है वो प्रूव नहीं होना चाहिए, मतलब उसके लिए आपको जेल नहीं होनी चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर न्यायालय ने आपको दंड दे दिया है, सज़ा दे दिया है, तब आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अगर न्यायालय में अभी मामला कार्यरत है, मामला चल रहा है, केवल एफआईआर हुआ है, तब आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा।
और उसके बाद देखिए शादी जो है आपका पहले हुआ हो या ना हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं है, शादी का कोई वो नहीं है। देखिए आप किसी भी आपका मेडिकल लिया जाएगा, मेडिकल में आप किसी भी तरह से छँटने नहीं चाहिए, सबसे अंतिम मेडिकल आपका लिया जाएगा। तो आप शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होने चाहिए, आप ऐसे पागल या विकृत नहीं होने चाहिए। और ऑनलाइन लिखित परीक्षा ली जाएगी। देखिए परीक्षा ली जाएगी तो परीक्षा में 400 नंबर का परीक्षा होगा। जैसे एसआई का पेपर हुआ था 400 नंबर का, वैसे इसका भी पेपर 400 नंबर का होगा। जैसे जब आप लोग फॉर्म भर देंगे, फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा, फिर आपके एग्ज़ाम की डेट आएगी, फिर एडमिट कार्ड निकलेगा, उसके बाद आप लोग का पेपर होगा। तो पेपर की तैयारी कैसे करनी है, तो ये देखिए पेपर में सामान्य हिंदी जो है 100 नंबर की पूछी जाएगी, विज्ञान या सामान्य ज्ञान वो 100 नंबर का पूछा जाएगा, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी मैथ जो है वो 100 नंबर की पूछी जाएगी, और मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा यानी रीजनिंग भी आपकी 100 नंबर की पूछी जाएगी। यानी पेपर जो है हर लगभग 160 क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसमें एसआई की तरह 2 घंटे नहीं, जबकि 2.5 घंटे में आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। 2.5 घंटे के अंदर आपको सब प्रश्नों के जवाब देते होंगे। हर सब्जेक्ट से 100 प्रश्न आएंगे, 100 प्रश्न नहीं आएंगे, 100 नंबर के प्रश्न आएंगे। और अभ्यर्थियों की ऑनलाइन परीक्षा को देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपके क्या आ गया कि अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार ऑनलाइन परीक्षा, लिखित परीक्षा ली जाएगी, और एक ही तिथि में या अधिक पालियों में परीक्षा ली जा सकती है। और जैसे ही अधिक पालियों में परीक्षा लेंगे तुरंत नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ये देखिए आपको लिखा हुआ है कि आपका प्रसामान्यीकरण किया जाएगा, यानी वो नॉर्मलाइजेशन आपका किया जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन जहाँ होता है वहाँ समझिए कुछ भी हो सकता है। और नंबर गा पढ़िए, नंबर गा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में कम से कम 50% आपको अंक प्राप्त करना होगा। देखिए यूपीएसआई में क्या हो गया था कि हर सब्जेक्ट में 35% अंक लाना था और ओवरऑल 50% अंक लेके आना था, लेकिन यहाँ पे नियमावली में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। यहाँ पे 50% आपको लेके आना है हर सब्जेक्ट में। अगर आप 50% नहीं ले आ पाते हैं हर सब्जेक्ट में तो आपको फेल कर दिया जाएगा, वो भी नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका 50% होना चाहिए। इसका मतलब आप मान के चलिए हर सब्जेक्ट में आपको 60 नंबर कम से कम स्कोर करना है ताकि आप ओवरऑल क्वालिफाई कर सकें, नहीं तो आपको अगले चरण में शामिल ही नहीं किया जाएगा, यहीं से बाहर कर दिया जाएगा। और नंबर जो है देखिए घा नंबर क्या लिखा हुआ है कि पहले सब सारे मूल अंकों का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, उसके बाद चारों अंकों को जोड़ के फिर से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, तब जो है जो आपका नंबर रहेगा तब आपकी मेरिट बनाई जाएगी उस नंबर पे। देखिए कोई प्रश्न गलत होता है तो उसका ये फार्मूला दिए हैं कि सही उत्तर इंटू उस भाग की निर्धारित अंक सही प्रश्नों की संख्या, ये ऐसा करके तो सबको नंबर प्रमाणित किया जाएगा। उच्च न्यायालय के अधीन ये रिट याचिका पड़ी हुई है, तो उसमें ये बताया गया था कि इसी के अनुसार जो है, मान लीजिए कोई शिफ्ट हुई तो उसमें 4 क्वेश्चन गलत निकल गया, तो 4 क्वेश्चन गलत निकलने के बाद सबको एक बराबर नंबर देना है, तो किस हिसाब से क्या फार्मूले से नंबर देंगे वो लिखा हुआ है। और जब ये आप पेपर दे लेंगे फिर आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद दस्तावेजों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा यानी डीबी होगा और पीएसटी होगा। तो डीबी पीएसटी में आप लोग जानते हैं क्या होता है। डीबी में 10+2 का आपका और क्लास 10th का दोनों का मार्कशीट चेक होगा। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और निवास प्रमाण पत्र के बाद आपके पास अगर किसी जात से आप बिलोंग करते हैं, मान लीजिए आप ईडब्ल्यूएस लगाए हैं, आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, जो भी वो आपका जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। देखिए इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र की कोई भी ज़रूरत डीबी में नहीं होती है। उसके बाद देखते हैं पीएसटी में क्या होता है। तो देखिए फिर उसके बाद डीबी हो जाएगा तो आपका फिर पीएसटी होगा। पीएसटी में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, यानी इसमें आपकी दौड़ नहीं होगी, बस आपके शारीरिक मापन किया जाएगा। तो देखिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आपको 168 सेंटीमीटर लंबाई आपकी होनी चाहिए। अगर आप एसटी से आते हैं तो 160 सेंटीमीटर लंबाई भी चल जाएगी। सीने की बात करते हैं तो सामान्य अभ्यर्थी अगर आप हैं तो आप सीने को 79 सेंटीमीटर मिनिमम
और 84 सेंटीमीटर फुलाने के बाद, यानी 5 सेंटीमीटर न्यूनतम फुलाव अनिवार्य है। तो ये टिप्पणी में लिखा गया है कि सीने में 5 सेंटीमीटर न्यूनतम फुलाव अनिवार्य है। अगर आप एसटी से आते हैं तो 77 से 82 सेंटीमीटर आपका सीना कम से कम होना चाहिए। अब बात करते हैं महिला अभ्यर्थियों की। तो ऊंचाई की बात करते हैं, यानी लंबाई 152 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। अगर एसटी की कोई महिला है तो 147 सेंटीमीटर की उनका हाइट है, तब भी चल जाएगा। महिलाओं का सीना चेक नहीं होता है। और वज़न, देखिए महिलाओं में कम से कम वज़न चेक ज़रूर किया जाता है। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम वज़न होना ही चाहिए, यानी 40 किलोग्राम से जिसका कम वज़न रहेगा वो महिला अभ्यर्थी जो है डीबी में यानी पीएसटी में फेल कर दी जाएगी। अब जब डीबी पीएसटी आपका हो जाएगा तो उसके 2-4-10 दिन बाद आपके फिजिकल लिए जाएंगे, यानी पीईटी, फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट। देखिए पेपर लेके उन्होंने आपका दिमाग चेक कर लिया कि आप कितने तेज़ हैं, आप कितना तेज़ थे या नहीं थे, कैसे आपने पेपर निकाल लिया है, यानी आप मानसिक रूप से फिट हैं। अब आप देखेंगे कि आप शारीरिक रूप से भी फिट हैं या नहीं है। इसके लिए आपको लिया जाएगा पीटी। तो पीटी में देखिए पुरुष अभ्यर्थी जो हैं उनको 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में करनी होगी। देखिए 25 मिनट नहीं है, 28 मिनट है। जैसे दरोगा का होता है 4.8 किलोमीटर 28 मिनट, वैसे ही इसका 4.8 किलोमीटर में 28 मिनट में आपको 4.8 किलोमीटर दौड़ना होगा। बात करते हैं महिला अभ्यर्थियों की, तो 2.4 किलोमीटर आपको 16 मिनट में दौड़ना होगा। ये आपके शारीरिक दक्षता परीक्षा की बात रही। और उसके बाद जब आप दौड़ भी लेंगे फिर एक फाइनल लिस्ट लगेगी। देखिए चयन तथा अंतिम श्रेष्ठता सूची। देखिए ज़्यादातर जो भर्तियां होती हैं वहाँ पे फाइनल लिस्ट जो है मेडिकल के बाद लगती है ताकि सारी वैकेंसी भर जाएं। लेकिन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस में जो भी वो अंतिम सूची लगती है, अंतिम श्रेष्ठता सूची लगती है, यानी फाइनल लिस्ट जिसको कहते हैं, वो मेडिकल के पहले ही लगा देते हैं। तो इससे हर बार सीटें कुछ न कुछ खाली चली जाती हैं, क्योंकि 2400 मान लीजिए सीटें हैं और 2400 बच्चों को ही मेडिकल के लिए पास करेंगे, 1300 ही सीटें हैं, 1300 बच्चों को ही मेडिकल के लिए पास करेंगे, तो सारे बच्चे मेडिकल नहीं क्लियर कर पाते, कुछ फेल हो जाते हैं। तो ये वेटिंग लिस्ट भी नहीं रखते हैं कि नीचे से बच्चों को बुला के दोबारा जो है उनको पूरे पद को भर लिया जाए। इसीलिए जो है 41,520 जो कांस्टेबल की भर्ती हुई थी उसमें 5,000 पद खाली चला गया था। फिर 49,568 जो कांस्टेबल की भर्ती हुई उसमें करीब 6,000 पद खाली चला गया। तो और बहुत सारे जैसे देखिए एसआई की भर्ती हुई, 3300 टोटल पद था, केवल 2400 बच्चे सेलेक्ट हुए, बाकी सारे पद 900 पद खाली चले गए एसआई की। क्यों खाली चले गए? क्योंकि ये पीएसटी मतलब मेडिकल के बाद नहीं लगाते हैं, मेडिकल के पहले ही जो है अंतिम सूची लगा देते हैं। तो देखिए अगर आपका मार्क्स सही रहेगा और आपने सारा क्राइटेरिया पूरा कर लिया, आपने दौड़ भी निकाल लिया है, तो फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। तो जब आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा उसके बाद आपका चिकित्सा परीक्षण होगा, यानी मेडिकल टेस्ट होगा। ये देखिए आपका मेडिकल टेस्ट होगा। चयन सूची में जो भी स्थान रखने वाले हैं उनका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट ज़्यादातर सिविल मतलब ज़िलों के जो पुलिस लाइन है वहीं पे होता है, हर ज़िले के पुलिस लाइन में होता है। जब मेडिकल आपका हो जाएगा फिर आपका चरित्र सत्यापन होगा, या ज्वाइनिंग के पहले जिसको पुलिस वेरिफिकेशन कहते हैं। तो पुलिस आएगी, आपका चेक करेगी आपके चरित्र ठीक है कि नहीं है, यानी आपके ऊपर कोई केस तो नहीं है, आपने जो फॉर्म भरते समय बताया था वो सारे डिटेल सही हैं या नहीं हैं, कहीं आप फर्जी अभ्यर्थी तो नहीं हैं, तो वो सब चेक किया जाएगा। देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है। जब पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा तब आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। तो आगे बात करते हैं जिसे आयु सीमा में छूट क्या है। देखिए जो अनुसूचित जाति होते हैं यानी कि एससी के लोग, उनको 21% आरक्षण मिला हुआ है और आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है। और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जो हैं वो 2% इनको आरक्षण मिला हुआ है और इनकी आयु सीमा में 5 वर्ष का छूट दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की। तो देखिए ये 27% आरक्षण के हकदार हैं और इनमें 5 वर्ष का आयु सीमा में छूट दिया जाता है। और जो ईडब्ल्यूएस के लोग हैं उनको 10% आरक्षण दिया जाता है, लेकिन इनको कोई भी आयु में छूट नहीं दी जाती है।
और आगे बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम आश्रित को, इनको 2% का आरक्षण है, इनको भी आयु सीमा में कोई छूट नहीं दिया गया है। और जो एक्स सर्विसमैन होते हैं यानी भूतपूर्व सैनिक होते हैं, इनको 5 वर्ष की आयु में इनको 5% आरक्षण दिया जाता है और 3 वर्ष की आयु में छूट दी जाती है। यानी कि मान लीजिए कोई सैनिक है, वो 19 साल में जो है सेना में भर्ती हो जाते हैं, 19 साल जब उनकी उम्र थी तब सेना में भर्ती हो जाते हैं, और जब उनकी 35 साल उम्र होती है यानी 16 साल काम करने के बाद वो रिटायर हो जाते हैं। तो लेकिन रिटायर जब होंगे तो इस भर्ती के लिए उनकी उम्र 19 साल ही मानी जाएगी वो, और अगर उनकी उम्र 19 साल मानी जाएगी और इस भर्ती का क्राइटेरिया है 18 से 22 साल, तो यानी 18 से 25 साल, यानी अभी 19 साल के हैं और 25 साल होने तक ये फॉर्म भर सकते हैं। तो 3 वर्ष की छूट एक्स सर्विसमैन को दी जाती है। ठीक, ये देखिए लिखा हुआ है भूतपूर्व सैनिकों की आयु सेना में की गई आयु को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। देखिए बाकी प्रारूप दिया हुआ है कि आप लोग का निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि सब का प्रारूप क्या होगा। तो बात करते हैं, देखिए पहले प्रारूप की बात करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र ये इस फॉर्मेट में बना होना चाहिए, इस फॉर्मेट में बना होना चाहिए आपका जाति प्रमाण पत्र। और आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए, तो ये ऐसा बना होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का प्रमाण पत्र कैसे बना होना चाहिए, वो इस प्रारूप में होना चाहिए। फिर बहुत सारे ऐसे होंगे कांस्टेबल होंगे या कई लोग होंगे जो इस फॉर्म को भर रहे होंगे, राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा, उनके द्वारा एक ऐसा प्रारूप होना चाहिए। प्रारूप 5 EWS सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, तो देखिए EWS सर्टिफिकेट इस प्रारूप में बना होना चाहिए जैसा कि पुलिस भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है। और देखिए ये सेल्फ वेरिफिकेशन कोड, ये देखिए इसमें इस तरह का आपको बनवा के लाना है। और ये जो सेल्फ वेरिफिकेशन है आपको भर के खुद स्वयं घोषणा पत्र, देखिए स्वयं घोषणा पत्र ये है, इसको आपको फॉर्म भरने के बाद पहले EWS का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, फिर उसके बाद ये अपलोड करना है स्वयं घोषणा पत्र। इसको निकलवा लीजिएगा किसी दुकान से और उसके बाद अपलोड कर दीजिएगा। अब बात करते हैं इसको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो देखिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, तो सबसे पहले आप उसकी बोर्ड की वेबसाइट पे जाएंगे, उसके बाद अपना पंजीकरण करेंगे। पंजीकरण के बाद करने के बाद आप अपना सारा डिटेल भरेंगे। डिटेल फिल करने के बाद आप तृतीय चरण यानी शुल्क का भुगतान करेंगे। आप शुल्क का भुगतान करने के बाद अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। देखिए फ़ोटो जो है 6 महीने के अंदर का होना चाहिए, और फ़ोटो में आप चश्मा या इस तरह का कुछ भी ना पहने हो तब भी ठीक है, तभी ठीक है। चश्मा या आपका कान नहीं ढके होने चाहिए, आपका सर नहीं ढका होना चाहिए, सब कुछ दिखता रहना चाहिए, तो वो फ़ोटो आपकी चलेगी। और उसके बाद जब ये सारा कर लेंगे तब आपका फॉर्म अंतिम में फाइनल सबमिट कर दिया जाएगा। और आप आगे बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि सिलेबस, इस सहायक परिचालक ऑनलाइन लिखित परीक्षा का सिलेबस क्या है। तो देखिए यूपी कांस्टेबल के सिलेबस को हमने वेबसाइट पहले ही डाल रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो में, तो आप वही एकदम सेम टू सेम सिलेबस यहाँ भी ऑनलाइन लिखित परीक्षा का रहेगा। बस अंतर इतना है कि कांस्टेबल का पेपर 2 घंटे का होगा और 150 प्रश्न रहेंगे, और इसमें 400 नंबर का पेपर होगा और 2.5 घंटे का पेपर होगा। तो देखिए सामान्य हिंदी आएगी 100 अंकों की, विज्ञान या सामान्य विज्ञान आएगा 100 अंकों का, संख्यात्मक मानसिक योग्यता आएगी 100 अंकों की, मानसिक अभिरुचि परीक्षा यानी बुद्धिलब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा ये भी आएगा 100 अंक का। जनरल हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, वर्णमाला, तत्सम तद्भव पर्यायवाची विलोम अनेकार्थी वाक्यांशों के लिए एक शब्द समरूपी भिन्नार्थक, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक सर्वनाम विशेषण क्रिया काल वाच्य अव्यय उपसर्ग प्रत्यय संधि समास विराम चिन्ह मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ,
रस, छंद, अलंकार आदि अपठित बोध प्रसिद्ध कवि, लेखक, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार विविध, मतलब कुल मिला के पूरा संपूर्ण हिंदी आपको पढ़ना है। तो आप आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक ले आइएगा, वो सफ़ेद कलर में आती है आदित्य पब्लिकेशन की, वो पूरा बुक आप पढ़ लीजिएगा, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। या तो फिर आप लूसेंट की बुक ले आइएगा, मतलब कोई भी एक बुक से आप हिंदी पढ़िए, आप पूरा हिंदी कवर कर जाएंगे बहुत अच्छे से। अब देखिए इसमें स्पेशल विज्ञान दिया हुआ है, जबकि यूपी कांस्टेबल में विज्ञान का इतना बड़ा रोल नहीं है, लेकिन चूँकि असिस्टेंट ऑपरेटर का है, थोड़ा टेक्निकल काम है, इसीलिए साइंस पूछना उनका ज़रूरी बनता है। तो देखिए इसमें भौतिक जगत तथा मापन यानी पहला चैप्टर आ जाएगा मेजरमेंट वाला। फिर काइनेमेटिक्स यानी गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन आ जाएंगे। उसके बाद वर्क, पावर एंड एनर्जी, कार्य, ऊर्जा और शक्ति आ जाएगा, गुरुत्वाकर्षण। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व। ये सारे चैप्टर्स आ जाएंगे जो 12th की, ये सब चैप्टर्स आप लोग याद करिए, 12th में आप लोगों ने ये सब चैप्टर पढ़े होंगे। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धाराएँ, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और फिर ये इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, संचार व्यवस्था प्रणाली, कम्युनिकेशन सिस्टम, रे ऑप्टिक्स, मतलब पूरा का पूरा फिजिक्स का सिलेबस जो है उठा के दे उठा यहाँ पे। विज्ञान में देखिए ना बायोलॉजी दिया हुआ है ना ही केमिस्ट्री दिया हुआ, केवल फिजिक्स का सिलेबस जो है वो विज्ञान में दिया हुआ है। बात करते हैं जनरल नॉलेज की, तो वही पूरा जनरल नॉलेज आता है। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, संविधान, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा की संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था और सारा चीज़ मतलब आ जाता है। यूपी स्पेशल से लेके पुस्तक, लेखक, खोज, पुरस्कार, सम्मान, देश, राजधानी, मुद्रा, अनुसंधान, खोज, साइबर क्राइम, विमुद्रीकरण, कुल मिला के कांस्टेबल का ही टोटल सिलेबस है, केवल इसमें विज्ञान को अलग से ऐड कर दिया है, बाकी पूरा का पूरा सिलेबस कांस्टेबल वाला है। संख्यात्मक योग्यता न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करते हैं तो देखिए इसमें नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, हाईएस्ट काउंट फैक्टर, लोवेस्ट काउंट फैक्टर, एलसीएम एचसीएफ हो गया, रेशियो प्रपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, पार्टनरशिप हो गया, एवरेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ हो गया, यानी जो ग्राफ वाले क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आते हैं आपको वो पूछे जाएंगे, मेंसुरेशन हो गया, अंकगणितीय संगणना और विश्लेषणात्मक कार्य, विविध मिसलेनियस में कुछ भी पूछ सकते हैं। कुल मिला के मेंसुरेशन ही आपका एडवांस मैथ का पार्ट है, बाकी सारा जो है आपका वो पढ़ लीजिएगा आप, नॉर्मल बनिया वाला मैथ जो होता है तो आपका सारा बढ़िया से तैयार हो जाएगा, यानी इसको कहते हैं अर्थमेटिक यानी बनिया वाला मैथ। आपको मेंसुरेशन बस एडवांस मैथ में पढ़ना है, बाकी सब आपका इसी में से हो जाएगा। फिर अब मानसिक योग्यता परीक्षण की बात करते हैं तो तार्किक आरेख, संकेत संबंध विश्लेषण, अक्षर और ज्ञान श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला, आंशिक समरूपता, यानी पूरा रीजनिंग आपका आ जाएगा इसमें। फिर उसके बाद देखिए आपका मानसिक अभिरुचि परीक्षा की बात करते हैं, मेंटल एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो आप लोग जेल वार्डन का पेपर देखिएगा, जेल वार्डन का पेपर ले लीजिएगा तो आपको मानसिक अभिरुचि परीक्षा यानी मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट अलग से मिल जाएगा। उसमें 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आप एक बार देख लीजिएगा। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन जो है कई बार रेलवे के साइको में या अन्य जगहों पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके मानसिक अभिरुचि परीक्षा एकदम तैयार हो जाएगी। जेल वार्डन का 4 शिफ्टों में पेपर हुआ था, चारों शिफ्टों में 15-15 क्वेश्चन देखेंगे तो 60 क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आईक्यू टेस्ट की बात करते हैं, नॉर्मल वही समझिए पूरा रीजनिंग है। फिर रीजनिंग टेस्ट एनालॉजी, सिमिलरिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पेस विजुलाइजेशन, सारे कॉन्सेप्ट रिलेशन ये सारे वही दिए हुए हैं। तो ये रहा आपका सिलेबस, ये आपका पूरा विज्ञप्ति दिया हुआ है। ये देखिए शुरू से लेके कितने पद दिए हुए हैं, क्या क्या हम लोग सारे चीज़ों की बात कर चुके हैं A to Z, एकदम स्टार्टिंग से लेके फॉर्म भरने से लेके और अंतिम में आपका जब तक ज्वाइनिंग नहीं पा जाते हैं, सारे सिलेबस के साथ। और बात करते हैं अब आप लोग पढ़े कहाँ से हैं, तो देखिए सबसे पहले अगर आप कोई कोर्स ले सकते हैं, मान लीजिए रोजगार विसंकित का हुआ, एग्जामपुर का हुआ, करियर बिल का हुआ,
या कोई भी जितने कोर्स वर्तमान में प्रचलित किए जा रहे हैं, यूट्यूब पे चलाए जा रहे हैं बढ़िया बढ़िया टीचर्स के द्वारा, तो आप उन कोर्स को ले लीजिए। देखिए दुनिया वाले कहेंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे उनका कोर्स मतलब उनसे कुछ नहीं फंसता है, उनसे कुछ नहीं आता है, लेकिन आपका इतना कॉन्सेप्ट तैयार करा देंगे वो लोग। मतलब सबसे पहले देखिए, कोई भी कोर्स बेच रहा हो उनका कोर्स आप ले लीजिए, लेकिन आपको अपने आप से वादा करना होगा कि उनका कोर्स आप पूरा पढ़ेंगे। अगर आप बीच में कोर्स को छोड़ के चले जाते हैं, आप डेली क्लास नहीं अटेंड करते हैं या इस तरह का आप कुछ दिक्कत करते हैं और उसके बाद में आप शिकायत करते हैं कि उनके पढ़ाए हुए सिलेबस से कुछ आता ही नहीं है, तब गलत बात है। देखिए वो लोग बहुत अच्छा मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए आप चाहिए तो कोर्स ले लीजिए। नहीं तो अगर आप कोर्स नहीं लेना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं या अपने से पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप बुक्स ले लीजिए। बुक्स में बात करता हूँ, मैथ की बात करूँ तो क्लाइमेक्स एकेडमी का एक यूपीएसआई का मैथ आता है, क्लाइमेक्स एकेडमी इलाहाबाद का। आप कहीं भी दुकान पे जाएंगे, कहेंगे क्लाइमेक्स एकेडमी प्रयागराज का माहरूफ सर का हमको बुक दे दीजिए, तो आपको बुक दे देंगे। उस बुक्स का लेवल 1 का सारा सवाल आप सॉल्व कर लीजिए। आपको इसमें मान के लिए जितना भी मैथ आता है पूरा का पूरा करके आएंगे, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ करके आएंगे। बस उस बुक का लेवल 1 आप सॉल्व कर लीजिएगा। बात करते हैं रीजनिंग का, तो रीजनिंग आप नॉर्मल कोई पैरामाउंट या केडी कैंपस का कोई एक नॉर्मल जो बुक आता है, स्टैंडर्ड बुक आता है, एकदम पतला सा होता है, उस बुक को लेके सारे चैप्टर्स एक बार आप पढ़ जाइए, सारे चैप्टर्स आपको सॉल्व कर डालिए, तो आपको बहुत अच्छा रीजनिंग तैयार हो जाएगा। और उसके बाद फिर अपना लगातार टेस्ट जो है वो देते रहिए, तो आपका इम्प्रूव होता रहेगा। अब रीजनिंग हो के बात करते हैं हिंदी की आदित्य पब्लिकेशन या लूसेंट की कोई एक बुक आप ले आइए, उस बुक को आप लगातार पढ़िए, आपका आराम से हिंदी तैयार हो जाएगा। हिंदी के लिए आप कोई दिक्कत नहीं होगी। बात करते हैं विज्ञान की बात करते हैं तो सामान्य विज्ञान जो फिजिक्स दिया हुआ है, उस फिजिक्स के लिए आप नॉर्मल कोई ऐसा बुक प्रेफर कर सकते हैं, जैसे खान सर का हो गया, या कोई ऐसा बुक प्रेफर कर सकते हैं जो 12th लेवल की थोड़ा सा एकदम नॉर्मल फिजिक्स बताता हो। मतलब बहुत न्यूमेरिकल डीप में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से बस पढ़ लीजिएगा, बहुत डीप में नहीं आएगा। और जीके की बात करते हैं, अगर आप लूसेंट पढ़ सकते हैं तब तो बहुत बढ़िया है, लूसेंट से बढ़िया कुछ नहीं है। लूसेंट अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो घटना चक्र ने अपने जीके की किताबें निकाली हुई हैं 1 से लेकर 7 तक, तो घटना चक्र, अर्थव्यवस्था, घटना चक्र, ऐसे करके उसने 7 किताबें निकाली हुई हैं अलग अलग। उन किताबों को आप ले लीजिएगा, लगभग वो थोड़ा लूसेंट से ज़्यादा अच्छा पड़ेगा आपको, तो चाहे आप उनको पढ़ सकते हैं या फिर आप लूसेंट पढ़ सकते हैं तो और अच्छा है। तो देखिए ये चारों सब्जेक्ट आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए जैसे अभी चुनाव ख़त्म होगा तो सबसे पहले का भर्ती बोर्ड चाहेगा कि दरोगा का दौड़ कराया जाए और साथ साथ ही आपका पेपर कराया जाए। तो ये मान के चलिए आपका पेपर बहुत ही जल्दी से जल्दी होने वाला है। आपके पास 2 से 3 महीने अच्छे से बचे हुए हैं, क्योंकि मई के आसपास, मई या जून में आपका पेपर ले लिया जाएगा। तो इसीलिए आप लोग एकदम पेपर की तैयारी जान लगा दीजिए, क्योंकि जान लीजिए आगे अभी 1-2 साल में आप अगर नौकरी ले लेते हैं तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आगे जो है सरकारी नौकरियां नहीं आने वाली हैं। देख रहे हैं हर विभाग में पद कम होते चले जा रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा होते चले जा रहे हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी सभी को अट्रैक्ट कर रही है। तो हो सकता है कुछ दिन बाद आईआईटी वाले आके, कुछ बढ़िया बीटेक वाले आके जो है आपका फॉर्म भरने लगेंगे, तो फिर आप बीटेक वालों से कंपटीशन कहाँ कर पाएंगे। इसीलिए अभी आपके पास मौका है, जान लगा दीजिए, क्योंकि अभी बहुत लोग सब पढ़ाई छोड़ के बैठे, कोई पढ़ नहीं रहा है, सब घर में सो रहे हैं। तो आप अपना इसी समय का वो यूटिलाइज़ कीजिए और इतने अच्छे से पढ़ाई कीजिए कि एग्ज़ाम आने तक आपको एकदम कोई भी डर ना रह जाए आपके मन में कि पेपर का कोई डर रह जाए। आप एकदम एग्ज़ाम क्लियर कर जाएंगे और भगवान ने चाहा तो आप एकदम सेलेक्ट होके आएंगे और ज्वाइन करेंगे जाके यूपी पुलिस को, और अपने देश का नाम, अपने प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। इसी की बात के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर यहाँ तक आप आ गए हैं, आपने सुन लिया है, तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आया है, आपने ज़रूर देखा है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए हमारे चैनल का इस समय 70,000 व्यू आ चुका है, लेकिन उसमें से 68,000
और 900 लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं किया, केवल ऐसे देख के चले जाते हैं। सोचिए, मतलब 99.99% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल 0.1% लोगों ने सब्सक्राइब किया है। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। किसी दूसरे से सब्सक्राइब करवा सकते हैं तो और सब्सक्राइब भी करवाइए। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।